अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीयू के पास पेपर्स जो कि हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, उसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं ये पास पेपर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करूँगी किस तरीके से आप लोग बेस्ट वे में इन पास पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, ताकि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके स्किप ना हो और टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके जी, शेयरिंग स्टार्ट है यानी बताने से पहले या गाइडलाइंस देने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है कोई पास पेपर्स के लिए तो मैं नेक्स्ट अपकमिंग जो हमारी वीडियोस होती हैं उनमें वो पेपर्स अपलोड करती हूँ। तो आप लोग अगर बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक नहीं करते तो उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता आप तक, फिर आप वही चीज़ मुझसे बार बार कह रहे होते हैं कि ये भी अपलोड कर दें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखा करें ताकि पता चले कि कौन से पेपर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ओके जी, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलें जी, हम गाइडलाइन से स्टार्ट करते हैं। बाद में पेपर्स दिखाऊंगी कि कौन से पेपर्स प्रोवाइड करें, ठीक है। तो गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगी, ये कोई किसी ने कही नहीं है, ये मेरी अपनी है, यानी कह लें एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने पेपर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो न्यू थी तो मुझे तो ज़्यादा टाइम, कहते हैं ना, टाइम वक्त के साथ साथ इंसान को पता चलता जाता है, यानी मैच्योर होता जाता है। इसी तरीके से मुझे भी पता चलता गया किस तरीके से ये मैंने खुद जो टू मेथड्स बताऊंगी आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं खुद ऐसे यूज़ करती थी और अपने पेपर की प्रिपरेशन करती थी। फर्स्ट टू जो सेमेस्टर से उसमें तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि ऐसे भी करूँ तो मुझसे इजीली हो जाएगी प्रिपरेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, अच्छा ये बताने गाइडलाइंस देने से पहले मैं आपको बता दूं, आप पास पेपर्स जब भी किसी भी क्लास के, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, जूनियर क्लासेस के हों, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, कुछ भी हों, जब तक आप लोग अपनी बुक्स स्टडी नहीं करते या फिर हमारे तो ऑनलाइन है तो हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं या वीडियो लेक्चर्स नहीं सुनते या हैंड जो आपको कंसल्ट किए जाते हैं, जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो नहीं पढ़ते, कंसेप्ट नहीं लेते, तो ये जो पास पेपर्स है किसी भी क्लास में, ये पास पेपर किसी काम के नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि सही मानों में आप डिग्री लें, यानी आपको आता जाता भी हो, ये नहीं कि आपने डिग्री ले ली और आपको कुछ आता जाता भी नहीं है, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं पता, बस वही क्वेश्चंस पता है, वो भी रट्टा लगा हुआ है जो आपने याद किए थे पास पेपर से, अदरवाइज़ नहीं पता। आजकल यही कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, क्या करते हैं कि बुक्स पढ़ते नहीं हैं, लास्ट में क्या करते हैं पास पेपर्स, जूनियर क्लासेस में यही है कि फ़ाइनल टर्म जो आने वाली होती है तो 2-3 महीने पहले जो पास पेपर्स उठाकर शुरू हो जाते हैं। पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा भाई, हम 2-3 महीनों में तैयारी कर लेंगे, ठीक है। वीयू का भी यही है, अगर आप लेक्चर वगैरह नहीं सुनेंगे, आप लोगों के कंसेप्ट नहीं होंगे, हो सकता है बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे भी हों जिसमें थेरी टाइप हों। सपोज़ करें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अपना बता रही हूँ कि थेरी सारी थेरी है, तो इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है, जैसे मैथमेटिकल होते हैं तो उसके लेक्चर ज़रूर सुनने पड़ते हैं, अगर ना सुने तो आपको मैथ समझ नहीं आती। हाँ, थेरी का बता रही थी, थेरी के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि कुछ लेक्चर सुनने के बाद आपको ऐसा फ़ील होता है कि मैं अगर इसके लेक्चर्स ना भी सुनूँ, सपोज़ करें मैंने 2-3 सुन लिए, 5-6 सुन लिए, उसके बाद कि हमारा प्रोफेसर है वो भी तकरीबन यही बता रहा होता है जो हमारे हैंड आउट्स में है, आपने फ़ील किया, रियलाइज़ किया ये, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लेक्चर ना सुने बेशक, लेकिन उसके जो हैंड आउट्स हैं वो ज़रूर स्टडी करें, उसका कॉन्सेप्ट लें। हाँ, अगर कुछ समझ नहीं आता आप उसका लेक्चर सुन लें जो आपको प्रोवाइडेड वीयू करती है, या फिर भी समझ नहीं आता हो, इंटरनेट है हमारा, गूगल मास्टर है, तो उस पर आप सर्च करें और वहाँ से स्टडी कर लें आप लोग, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। मेन पॉइंट क्या हो गया, अगर आप लोग इनमें से हैंड आउट्स या वीडियो लेक्चर्स वगैरह नहीं सुनते, पास पेपर्स आप लोगों के किसी काम के नहीं है। ओके, 2 मेथड्स बताऊंगी, 2 तरह से गाइडलाइंस आप लोग इन पेपर्स को बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वे जो है हमारा वो क्या होगा, आप क्या करेंगे, आपने सपोज़ करें आपने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया, आपने पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की, लेक्चर्स भी नहीं सुने, कुछ नहीं पता आपके पास में अच्छा ये भी बताऊंगी, कुछ लोग प्रिंटेड फॉर्म में हैंड आउट्स लेते हैं, यानी हार्ड कॉपी लेते हैं, और कुछ लोग सॉफ्ट कॉपी में यूज़ करते हैं। सपोज़ करें जैसे मैं पीसी पर बैठी हूँ, कोई भी हैंड आउट्स ओपन करके मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, ये सॉफ्ट कॉपी होगी हमारी, ऐसे स्टडी कर लेते हैं। कुछ हार्ड कॉपी में यानी प्रिंटेड फॉर्म में अपने हैंड आउट्स प्रिंट करवाते हैं, फिर उस पर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो हार्ड कॉपी में है पहले मैं उनका बता रही हूँ, फिर साथ साथ जैसे आगे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, प्रोसीड करेंगे, तो उसके साथ मैं आपको सॉफ्ट कॉपी का भी बता दूंगी किस तरीके से आप उस पर नोट्स बना सकते हैं या फिर अपना
जो भी है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, फर्स्ट मेथड है, आपने अभी स्टडी स्टार्ट नहीं की तो आप क्या करेंगे, अपने पास पेपर्स ओपन करें और अपने हैंड आउट्स हैं हार्ड कॉपी में वो लेकर बैठ जाएं आप। उस पर क्वेश्चन जो राइट किए हुए हैं, चाहे सॉल्व पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं या अनसॉल्व्ड हैं, तो आपने क्या करना है, वहाँ से क्वेश्चन देखने और अपने हैंड आउट्स पर मार्क करना है। मार्क करने के साथ साथ जहाँ पर उसका आंसर है, मार्क करने के साथ साथ आपने ऊपर क्वेश्चन भी राइट करना है, ताकि जब भी आप पैराग्राफ देखें या लेक्चर देखें तो आपको पता हो कि इस लेक्चर में से या इस पैराग्राफ या पेज में से किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़रूरी नहीं कि पूरे, क्योंकि हमारी पूरी बुक ही तकरीबन इम्पोर्टेंट होती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली जो हमारे टॉपिक हैं, मेन टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कवर हो जाएंगे। अनइम्पॉर्टेंट मैं क्यों कह रही हूँ कैसे कवर हो जाएंगे? मैं पढ़ रही थी तो क्या करती थी, जैसे लेक्चर एक प्रिपेयर करते हैं, मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने पहले सुना शायद उन्हें बोरिंग लगे, लेकिन ये मैं न्यू स्टूडेंट्स जो अब मेरी वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उनके लिए बता रही हूँ। जब मैं स्टडी करती थी तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं जब एक लेक्चर प्रिपेयर कर लेती, समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं तो ख़ास तौर पे ऐसे होता थक जाती थी। जैसे एक लेक्चर पढ़ लिया हैंड आउट से, बेशक लेक्चर वीडियो नहीं सुनी, तो पढ़ लिया, तो लास्ट पेज या लास्ट पैराग्राफ रह गया, बस अनइम्पॉर्टेंट समझ के मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अनइम्पॉर्टेंट लगता है, मैंने पूरा लेक्चर तो प्रिपेयर कर लिया, आना होगा तो इधर से आना, कौन सा टीचर ने हमें यहाँ से दे देना। ये अब की नहीं बल्कि बचपन में भी ऐसे होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि लास्ट में है, कोई नहीं, इतना अनइम्पॉर्टेंट सा लग रहा है, इसमें क्या है, कोई बात नहीं, इसमें से कौन सा आ जाना है। तो क्या होता था, जब पेपर में जाते हैं ना तो फिर पता चलता है जी वो जो अनइम्पॉर्टेंट समझ के पूरा पढ़ने के बाद जो छोटा सा टॉपिक छोड़ा था उसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया। तो जब क्वेश्चन आया तो फिर तो होश उड़ गए, पता भी नहीं है भाई, हो मैंने कर लेना था, अगर मैं कर लेती तो मैं पछताती ना ऐसे बैठकर। तो यही चीज़ से बचने के लिए ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, पर्सनल एक्सपीरियंस। आप लोग इसी चीज़ से बच सकते हैं। अब आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको आपको कैसे याद रहेगा कि मैंने जब क्वेश्चन मार्क किया है किसी भी पैराग्राफ पर या किसी पेज पर या किसी लेक्चर में, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन या ये पेज या ये पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसे ज़रूर पढ़ना, इसे स्किप नहीं करना मैंने। ठीक है, स्किप नहीं करना। क्वेश्चंस भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आप क्वेश्चंस मार्क करेंगे वही आ जाएंगे, उसी तरह से आ जाए। ये आप लोग इस तरीके से, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप इस तरीके से उसे प्रिपेयर करें कि अगर इस पैराग्राफ या लेक्चर वगैरह में से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता हो। ठीक है, हमारे टीचर्स की आदत होती है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज, मैं खुद टीचिंग करती हूँ तो मेरी भी कोशिश होती है कि ना समटाइम्स क्या करती हूँ कि जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन राइट कर दे, हालांकि वही होता है जो बच्चे ने टेस्ट प्रिपेयर किया होता है। ये करती हूँ कि थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि देखने के लिए अगर किसी और तरह से भी क्वेश्चन आ जाए, क्या स्टूडेंट को आता है, वो कंसेप्ट उसका क्लियर है या नहीं है। ठीक है। तो हमारे टीचर्स भी ऐसे करते हैं क्योंकि टीचर्स के तकरीबन व्यूज़ मिलते जुलते होते हैं। तो अगर वो किसी तरह से भी दे दें, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है आपने वो टॉपिक, लेक्चर या फिर पैराग्राफ किस तरीके से प्रिपेयर किया है। अनइम्पॉर्टेंट समझ के कुछ छूटेगा नहीं। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्हीं क्वेश्चन में आ जाएँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं ना उसके पास पेपर्स ना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, कि स्टूडेंट्स ने ज़्यादा शेयर ही नहीं किए। अब जो आज भी पेपर्स हैं उनके भी इतने ज़्यादा पेपर्स शेयर नहीं किए हुए, जितने पेपर्स उन्होंने शेयर किए थे मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या है, अच्छा फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारी ये हो गई कि आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की और सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी अनइम्पॉर्टेंट समझ के कुछ नहीं छोड़ेंगे। दूसरा जो हमारा मेथड है उसमें क्या है, आप करें ये कि पहले आप लोग क्या करें कि कुछ लेक्चर सुन लें। कोई भी बुक है आपकी तो उसके कुछ लेक्चर्स आप लोगों ने सुन लिए हैं, सपोज़ करें मिड टर्म की। अच्छा, ये गाइडलाइंस मिड टर्म के लिए भी सेम जाएंगी, फाइनल टर्म के लिए भी सेम जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या किया है कि कुछ लेक्चर्स सपोज़ करें 22 लेक्चर्स हैं तो आपने 11 या फिर 10, 8 जितने आपको इजी लगे तो आपने सुन लिए हैं। उसके बाद ये जो पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं या आपके पास अवेलेबल होते हैं तो आप उसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो मार्क करें अपने हैंडआउट्स पर, जैसे मैंने पहले बता दिया। फ़ायदा वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं हमारे वो कवर हो जाएंगे, अनइम्पॉर्टेंट समझ के कोई नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन का वक्त मिल जाएगा, आपको पता होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब स्टडी करके क्या फ़ायदा होगा, यानी आपने पहले स्टडी, आपको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना किस लेक्चर में है, पेज नंबर तो याद नहीं रहता कि मैंने ये पीछे पढ़ा है,
ये मैंने अभी स्टडी किया ना, इतने लेक्चर 8 या 10 किए हैं, इसमें ना ये टॉपिक आया था कि मैं उसको ढूंढ कर वहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर लूँ और आंसर मार्क कर लूँ। पेंसिल यूज़ कर लें, पेन यूज़ कर लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। क्वेश्चन ज़रूर राइट कीजिएगा ताकि पता चले कि किस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मार्क कर लिया आप लोगों ने तो इजी हो गया आपको, यानी टाइम भी बच जाएगा आप लोगों का। जब भी आप लोग पढ़ने बैठेंगे तो आपको पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। चलिए जी, ये तो बता दिया मैंने किस तरीके से आप लोग मार्क कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर भी आती है, जब आप लोग पेपर पर क्वेश्चंस मार्क करेंगे, हार्ड कॉपी की अभी बताती हूँ, हार्ड कॉपी पर मार्क कर रहे हैं तो कोई टॉपिक सपोज करें आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि पूरी बुक आप पेजेस टर्न करेंगे, इतनी मुश्किल से वो टॉपिक मिले या ना मिले कि या ये क्वेश्चन कहाँ पर है, क्योंकि कीवर्ड्स यूज़ करते हैं ना। सपोज करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग आप ढूंढेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहाँ लिखा हुआ है कि आंसर भी उसका वहीं पर रेलिवेंट होगा, ठीक है। तो ढूंढेंगे, वो नहीं, ऐसे नहीं मिलता। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए अपने जो हैंड आउट्स हैं, आप पास्ट पेपर से आंसर मार्क करने हैं, क्वेश्चन मार्क करने हैं, आप क्या करेंगे, अपने हैंड आउट्स हार्ड कॉपी में लेकर बैठे हैं हाथ में, ठीक है। सपोज करें हाथ में लेकर बैठे हैं आप, अपने पास्ट पेपर्स भी पीसी या लैपटॉप पर ओपन है, ठीक। तो उसके साथ साथ आपने क्या करना है, उसी सब्जेक्ट के आपने हैंड आउट्स भी ओपन करके बैठना है। पीडीएफ में आते हैं मोस्टली पीडीएफ। सपोज करें मैं ये ले लेती हूँ, मेरे पास CS 403 के हैंड आउट सामने हैं तो उसको ओपन कर लेती हूँ। चलें जी, हैंड आउट्स ओपन हो गए तो हम क्या करेंगे, चलें जी इसको कर लेते हैं। चलें, सर्च करना है हमने तो कंट्रोल F करेंगे, आपके पास सर्च बार निकल आएगी। उसमें सपोज करें मैं सर्च करना चाहती हूँ व्हाट इज़ डेटाबेस या डिफाइन डेटाबेस, व्हाट डू यू नो अबाउट डेटाबेस। तो डेटाबेस मेरा मेन कीवर्ड है जिसका मुझे आंसर चाहिए, तो मैं इसको सर्च कर लेती हूँ या सर्च बार में राइट करती हूँ और इसको सर्च कर लेती हूँ। एंटर करें। अब जहाँ जहाँ डेटाबेस राइट किया हुआ है वो वहाँ वहाँ मुझे ले जाएगा जहाँ मेरा रेलिवेंट आंसर होगा। ये तो आप लोगों को सर्च करना आता है ना, जहाँ मेरा रेलिवेंट आंसर होगा मैं वहीं पर स्टॉप कर जाऊँगी। तो देखें यहाँ पर तो अभी मेरा नहीं आया, एंटर करते जाएँ करते जाएँ। चलें जी, ये देखें डेटाबेस डेफिनेशन। चले देखते हैं कहाँ है डेटाबेस। सपोज़ करें मेरा डेटाबेस है ये डिज़ाइन एप्लीकेशन। चलें सपोज़ करें मेरा आंसर बनता है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ज़रूरी नहीं है इसका आंसर ये हो। तो मेरा आंसर यहाँ से लेकर सपोज़ करें यहाँ तक बनता है, तो मैं पहुँच गई हूँ अपने आंसर पर। ये तो आप लोगों का थोड़ा सा मेंटालिटी है कि आप किस तरीके से आपको पता चलता है कि इसका आंसर क्या है। अब क्वेश्चन आपको पता है, उसका आंसर आपने ढूंढना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें अपने हैंड आउट्स पर पेज नंबर देखें कि यहाँ 9 लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग पेज के टॉप या बॉटम पर देख लें पेज नंबर राइट किया होता है, ये 9 है, ठीक है, ये सेम जा रहा है 9 पेज नंबर। अपने जो हार्ड कॉपी में हैंड आउट्स आप लोग लेकर बैठे हैं वहाँ पर पेज नंबर 9 ओपन करें और वहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना जो क्वेश्चन है ना वो मार्क कर लें, यानी आंसर उसका, ठीक है। मार्क करने के बाद फिर ऊपर क्वेश्चन ज़रूर राइट करना है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर क्वेश्चन राइट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद थोड़ा रहेगा जब याद करेंगे, ठीक है। तो मार्क कर लेंगे। ये तो हो गया आप लोग जब हार्ड कॉपी में यूज़ करेंगे। और जो सॉफ्ट कॉपी में याद करते हैं, यानी वो जैसे मैं पीसी में ये ओपन करके बैठी हूँ अपने हैंड आउट्स, तो इस तरह से स्टडी करते हैं, वो किस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं या ऐसे क्वेश्चन जो पास पेपर्स के हैं वो मार्क कर सकते हैं। उन्होंने क्या करना है, आप यहाँ देख लें पीडीएफ में ही 2 फंक्शंस आते हैं, टूल्स हैं, ये टूल टिप करती हूँ, यहाँ पर राइट किया हुआ आ जाएगा। देखिए हाईलाइट टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पर स्टिकी नोट आ रहा है, ठीक है, ऐड स्टिकी नोट। हाईलाइट का तो आप लोगों को पता है, हाइलाइटर यूज़ होता है अपने नोट्स बनाने के लिए या इंपॉर्टेंट जो भी हमारे पैराग्राफ्स होते हैं हम उसे हाईलाइट करते हैं। हमने अगर आंसर हाईलाइट करना है तो मैं इसको ये ही यूज़ करूँगी। देखें हाईलाइट हो गया मेरे पास हाईलाइटर, वो सिलेक्टेड था, मैंने यहाँ से देखें इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। ये हमारा जो आंसर है सपोज़ करें वो हाईलाइट हो गया। अब स्टिकी नोट्स किस लिए यूज़ होंगे, आप लोगों ने आजकल देखा होगा बहुत ज़्यादा इन है, पहले भी लगाते थे लेकिन बच्चे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि बुक्स को ख़राब किए बगैर वो ना पेस्ट कर देते हैं नोट्स अपने क्वेश्चंस राइट करके। तो आप लोग यहाँ पर इसी को यूज़ करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन ज़रूर राइट कीजिएगा, इस तरह से आप लोग अपना क्वेश्चन यहाँ पर करें। ये देखें ये स्टिकी नोट इसी तरह से चिट्स सी होती है, अगर पोर्टेबल भी देखें आप लोग जो बच्चों ने ली होती हैं चिट्स सी होती हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं डिफ़ाइन डेटाबेस, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाएं, ये देखें ये मेरा डेटाबेस, यानी ये मिनिमाइज़ करें। देखें बिल्कुल ख़राब हुए बगैर आपने
हाईलाइट भी कर लिया और इस तरीके से आप जिस तरह चाहें जितने क्वेश्चन चाहें हाईलाइट करें और उसके ऊपर इसी तरीके से स्टिकी नोट लगा दें। देखिए मैं जैसे ही कर्सर ले जाती हूँ तो डिफाइंड डेटाबेस नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। नहीं तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नोट निकल आएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन आपने राइट किया होगा वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नोट्स बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी सब्जेक्ट का हो, हर सब्जेक्ट का कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। तो ये क्या होगा, आप टाइम वेस्ट किए बगैर, बजाय इसके कि आप बार बार पेजेस टर्न करें हार्ड कॉपी में या फिर आप लोग जो सॉफ्ट कॉपी में याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा। याद रखिएगा जब आप इस तरीके से हाईलाइट वगैरह करते हैं उसके बाद सेव करना मत भूलिएगा। अगर आप अपने हैंडआउट्स को यानी जो आपने चेंजेस वगैरह किए हैं, आपको पता है ना जैसे वर्ड में चेंज करते हैं तो उसको सेव करना पड़ता है, तो इसमें भी आपने क्या करना है, सेव एज़ या सेव एज़ कर लें या सेव में चले जाएं। आप इसको हैंडआउट्स को जो चेंजिंग किए हैं आप उसको सेव करें, फिर निकल आएगा वो डेस्टिनेशन वगैरह। मेरे तो हैंडआउट्स हैं, मैं तो कैंसिल करी हूँ, आपने जैसे सेव करना है वैसे सेव कर लें, ठीक है। चले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको आज कौन से पेपर्स प्रोवाइड। ओके जी, पेपर्स तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बता दूँ आपको, ये पेपर्स मैंने डिफरेंट वेबसाइट से लिए हैं, डिफरेंट ब्लॉग से लिए हैं और कुछ पेपर ज़्यादा अमाउंट में थे और कुछ कम में थे। जितने भी पेपर्स थे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके जी, BN के 603 मिड टर्म पास्ट पेपर्स हैं, CS 410 मिड टर्म पास्ट पेपर्स हैं, FIN 622 मिड टर्म पास्ट पेपर्स हैं और MGT 11 111 यानी मिड टर्म पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है। ये पास्ट पेपर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके साथ साथ आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं यानी लेक्चर हमारा है पार्ट नंबर 15, पार्ट नंबर 1 to 14 है, तो उसके भी जो पेपर लिंक्स हैं जो पेपर्स में अपलोड कर चुकी हूँ तो उसके लिंक्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। सो लेट्स सी हाउ यू कैन एक्सेस दिस पेपर्स। ओके जी, ओके जी, जैसे ही वीडियो लिंक आप ओपन करेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने जाना है। पहले तो वीडियो की इंस्ट्रक्शन सुन लीजिएगा। ओके जी, चलिए जी, ये जो एरिया है किसी भी वीडियो के, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की जो भी वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी भी वीडियो के बारे में तो आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखा करें। ओके जी, शो मोर का जो टैब है या बटन कह लें, आप लोग उसे क्लिक करें। ये देखें ड्राइव्स लिंक्स दिए हुए हैं, ये प्रीवियस वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी तो उसमें तो उसी के पेपर्स होंगे, तो आपने ये ड्राइव्स लिंक है, याद रखिएगा पहले जीमेल अकाउंट में लॉगिन हो ऑलरेडी आप लोग, तभी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ऑलरेडी होती है गूगल की। ओके जी, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो नए प्रीवियस पेपर्स हैं जो अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ, वो ब्रैकेट में भी बल्कि राइट कर दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग इजीली इन पेपर्स को एक्सेस कर सकें। साथ साथ मैंने ईमेल आईडी भी ejurairacademyofscience@gmail.com प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको किसी असाइनमेंट, आइडिया सोल्यूशन, GDB या क्विजेज़ वगैरह किसी भी तरह की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हमेशा मुझे पॉजिटिव फीडबैक का इंतज़ार रहता है। सो आपने क्या करना है, ओके जी, लिंक को क्लिक करें, यहाँ लिंक गिवन है, URL लिंक है, आप इसको ड्राइव लिंक को क्लिक करें और हमें ले जाएगा ये ड्राइव में, जिस ड्राइव का लिंक मैंने दिया हुआ है। आपके अगर जीमेल अकाउंट है तो आपकी यहाँ पर ड्राइव का आपके जीमेल अकाउंट का जो आइकन है यहाँ पर शो होगा। ओके चलो जी, जल्दी से ओपन हो जाओ, सिम खुल जा। ओके जी, ये पेपर्स हैं, सारे पेपर्स एक बार एक्सेस करना चाहते हैं तो आपने देखना है यहाँ पर जो फोल्डर या ड्राइव का नेम राइट किया हुआ था तो वहाँ पर ये डाउन एरो नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें। यहाँ पर आ जाए, डाउनलोड मेन्यू है तो इसको क्लिक करें। आप तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी बट मैं डाउनलोड नहीं करूँगी, कैंसिल कर रही हूँ। आप कैंसिल मत कीजिएगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी ड्राइव में भी हैं, इस गूगल ड्राइव में भी हैं और लैपटॉप पर भी पड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैं नहीं कर रही। आपसे आगे वो डेस्टिनेशन मांगेगा कि कहाँ पर आप लोग इन पेपर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं। आप बताएँगे फ़ोल्डर बना लें कोई, या फिर आप लोग डेस्कटॉप पर कर लें इन पेपर्स को डाउनलोड, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि आप सारे पेपर्स, इकट्ठे पेपर्स किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल पेपर चाहते हैं, कोई एक पेपर डाउनलोड करना, तो उसी पेपर पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके अगेन डाउनलोड क्लिक कर दें आप मेन्यू, तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगेन वही प्रोसेस के डेस्टिनेशन वगैरह मांगेगा, कैंसिल नहीं करना, मैं कैंसिल कर रही हूँ, मेरे पास हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट के भी पेपर अपलोड करूं और अगर इसमें नहीं, जो वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं उसमें नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसी कमेंट्स की बेस पर, प्रायोरिटी पर मैं वो पेपर्स अपलोड करूंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।